अगर आप एक मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल को ढूंढ रहे हो जो कि जुपिटर नोटबुक और पाइथन के साथ हो, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। इस वीडियो में आप मशीन लर्निंग से संबंधित रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को जुपिटर नोटबुक और पाइथन की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे। हम इस वीडियो में थोड़ा सा मशीन लर्निंग क्या होता है इस पे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कौन से टूल्स हम इसमें यूज करेंगे और फिर बात करेंगे कि हम कौन से प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करने वाले हैं। आप इसमें सीखेंगे एक मॉडल को किस तरह बनाया जाता है जो खुद लर्न करेगा और प्रेडिक्ट करेगा कि लोगों को क्या ज्यादा पसंद है। तो इस 1 घंटे की ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे मशीन लर्निंग के बेसिक्स और उसके साथ आप जान जाओगे कुछ इंटरमीडिएट लेवल की चीजों को कैसे सीखना है। आपको मशीन लर्निंग के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इस थोड़ा बहुत के लिए मैंने लर्न पाइथन नाम से एक पाइथन लेक्चर की सीरीज बनाई है, आप वहां से सीख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगेश टेक कोड पे, जहां सीखना हो गया आसान। इस चैनल पे आपको इस तरह की बहुत सारी ट्यूटोरियल्स देखने मिलेगी। मेरा हौसला बढ़ाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इस तरह की ट्यूटोरियल मैं हर हफ्ते अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेक्शन में आप मशीन लर्निंग के बारे में सीखेंगे जो कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसेट है। इन दिनों दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और भविष्य में इसका बहुत ज्यादा मात्रा में एप्लीकेशन आप देख पाओगे। एक उदाहरण देता हूँ। मान लो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि एक प्रोग्राम लिखो जो इमेज को स्कैन करे और बता दे कि ये डॉग है या कैट। अगर आप इसे एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से करने जाएंगे तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आपको लिखना होगा जिसमें बहुत सारी रोज, एजेस, कॉलम्स को देखना होगा। तब आपका प्रोग्राम बता पाएगा कि ये डॉग है या कैट। पर अगर मैंने आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पिक दे दी तो हो सकता है कि आपका रोज एजेस वाला प्रोग्राम काम न करे या फिर आपको कुछ नया प्रोग्राम लिखना पड़ सकता है। इसके ऊपर मैंने इस इमेज का एंगल थोड़ा भी चेंज कर लिया तो लग गई वाट। फिर तो ट्रेडिशनल प्रोग्राम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ अगर मैंने एक और इमेज बढ़ा दी तो जैसे कि मैंने हॉर्स की इमेज ऐड कर दी, फिर तो आपके प्रोग्राम को वापस लिखना पड़ेगा जो कि बहुत दर्द भरा काम हो जाएगा। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगी। हम एक मॉडल बनाएंगे जिसे हम बहुत बड़ी संख्या में, हजारों में डॉग्स और कैट्स की पिक्चर्स देंगे। हमारा मॉडल उन सारी पिक्चर्स को लर्न कर लेगा और जब हम कोई नई पिक्चर हमारे मॉडल को देंगे तो एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी से वो हमें बता देगा कि ये डॉग की पिक है या कैट की। जितनी भी हम ज्यादा मात्रा में पिक्चर्स प्रोवाइड करेंगे अपने मॉडल को, उतना ही वो एक्यूरेट रिजल्ट देता जाएगा। तो ये था एक वेरी बेसिक एग्जांपल। मशीन लर्निंग के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक्स, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजन प्रोसेसिंग, स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग, वेदर प्रेडिक्शन और बहुत कुछ। तो ये था कुछ बेसिक मशीन लर्निंग के बारे में। अब सीखते हैं मशीन लर्निंग टेक्निक कैसे काम करती है। सबसे पहले जो डेटा हमें हमारे मॉडल को देना है उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। ये डेटा बहुत बड़ा होता है तो इसे हम .csv फॉर्मेट में रखते हैं और फिर उस .csv फॉर्मेट वाले डेटा को हमारी प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरी स्टेप जो है वो है कि डेटा हमने जो इंपोर्ट किया है उसे क्लीन करना। क्लीन करना मतलब अगर एक जैसा डेटा है, डुप्लीकेट डेटा है, तो उसे हम रिमूव करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम डुप्लीकेट डेटा या फिर आधा अधूरा डेटा मॉडल को देंगे तो इससे हमारा मॉडल गलत रिजल्ट दे सकता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो भी डेटा मॉडल को दे रहे हैं या फिर देना है वो डेटा परिपूर्ण और क्लीन होना चाहिए। अगर कुछ आधा अधूरा डेटा है तो उसे एक तो रिमूव करे या फिर उसे मॉडिफाई कर दे। तीसरा स्टेप होता है कि आप अपने उस परिपूर्ण डेटा को 2 हिस्सों में बांट दें, जिसमें से एक होगा आपका ट्रेनिंग डेटा
और दूसरा होगा आपका टेस्टिंग डेटा। मान लो कि आपके पास कुछ 1000 इमेजेस है डॉग्स और कैट्स की, तो 80% होगा आपका ट्रेनिंग डेटा और 20% होगा आपका टेस्टिंग डेटा। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है कि मॉडल को क्रिएट करना। मॉडल को क्रिएट करने के लिए हमें सिलेक्ट करना होता है एक एल्गोरिदम जो कि डेटा को एनालाइज करता है। वैसे तो मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, जैसे कि डिसीजन ट्री है, न्यूरल नेटवर्क है और ऐसे बहुत सारे। तो हर एक एल्गोरिदम के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, अपना अपना अलग एक्यूरेसी लेवल, परफॉर्मेंस लेवल होता है। आपको अपने डेटा के अनुसार एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम को सिलेक्ट करना होता है। पर एक गुड न्यूज ये है कि यहाँ आपको कोई एल्गोरिदम लिखनी नहीं होती है। कई सारे पैकेजेस है जो हमें ये सारी एल्गोरिदम प्रोवाइड करती है। इनमें से सबसे पॉपुलर और जिसे आज हम देखने वाले हैं वो है साइकिट लर्न। अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है अपने मॉडल को ट्रेन करना, और इसलिए हमें लगता है ट्रेनिंग डेटा। मॉडल को जब हम ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं तो नेक्स्ट टास्क होता है कि मॉडल हमारे डेटा को लर्न करके प्रेडिक्शन करे। अगर एग्जांपल ले तो हम हमारी मॉडल को पूछेंगे कि बता ये जो पिक्चर है ये डॉग की है या कैट की, और हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा। प्रेडिक्शन जो है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, बहुत बार ऐसा होगा कि आपका मॉडल गलत प्रेडिक्ट करेगा। तो आपका अगला टास्क होता है कि रिजल्ट को इवैल्यूएट करे और इम्प्रूव करे। तो इसके लिए हमें वापस मॉडल के पास जाना होता है और दूसरे एल्गोरिदम्स के साथ ट्राई करना होता है, जिससे हमारा मॉडल और एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। अब हम देखेंगे कि लाइब्रेरीज और एंड टूल्स इन मशीन लर्निंग। इस सेक्शन में हम पाइथन में यूज होने वाली कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज के बारे में जानेंगे जो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में यूज होती है। तो सबसे पहली लाइब्रेरी है numpy, जो एक मल्टी डायमेंशनल अरे प्रोवाइड करती है और ये सबसे पॉपुलर है। दूसरी है pandas, यह एक डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी है जो एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है जिसे कहते हैं डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक्सेल स्प्रेडशीट जिसमें रोज होती है, कॉलम्स होते हैं। हम डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर रेंज ऑफ डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करके। मशीन लर्निंग में पांडास भी एक पॉपुलर लाइब्रेरी है। तीसरी जो लाइब्रेरी है वो है मैटप्लॉटलिब, जो एक 2 डायमेंशनल प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जो कि ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए यूज होती है। अगली जो लाइब्रेरी है स्काइकिट लर्न, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जो बहुत सारे एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क और ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन कर दिया है और यहाँ पे मैं कर दूंगा इस जुपिटर नोटबुक को लॉन्च। जैसे ही मैं ये जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करूंगा तो एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे मुझे जुपिटर नोटबुक और वहाँ पे फोल्डर का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। देखिए ये यहाँ पे मुझे ये फोल्डर स्ट्रक्चर, यहाँ पे फाइल्स देखने को मिल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, जहाँ से ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप है मेरा, तो डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं हम। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना दिया है मशीन लर्निंग नाम से, तो ये फोल्डर है। तो इस मशीन लर्निंग फोल्डर के अंदर हम एक न्यू पाइथन की नोटबुक क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही मैंने फोल्डर सिलेक्ट किया और वहाँ पे न्यू पाइथन ये नोटबुक मैंने बना दी है। तो जब हम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो हम यूज़ करते हैं जुपिटर नोटबुक, जिसमें हम हमारा कोड लिखते हैं। जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कैसे करना है इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आपको एनाकोंडा को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। एनाकोंडा को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन के लिए आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मैंने ओपन किया है यहाँ पे जुपिटर नोटबुक और इसे मैं नाम दे देता हूँ हेलो। यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हेलो नाम से सेव हो जाएगी।
ये जो प्रोग्राम सेल है इसमें हम लिखेंगे अपना कोड, और मैं लिखता हूँ, मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ, और प्रिंट करने के लिए हमें लिखते हैं प्रिंट, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ कोड, कुछ वर्ड्स लिख दिए मैंने, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और इसे रन करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा रन बटन पे, और जैसे मैं रन बटन पे क्लिक करता हूँ मुझे आउटपुट अपने कोड के नीचे दिख रहा है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी डेटा सेट को जो कि .csv फॉर्मेट में होगा उसे जुपिटर नोटबुक में कैसे लोड करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे, जिसके लिए हमें जाना होगा एक वेबसाइट पर जिसका नाम है kaggle.com। तो kaggle.com एक ऐसी जगह है जहाँ डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ता है, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करके एक अकाउंट बना सकते हैं, या फिर साइन इन पे क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट से या फिर फेसबुक अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो हम आएंगे इस पेज पर। यहाँ पे देखिए मैंने अपना लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको डेटा पे काम करने वाले हैं हम, तो फिर हमें यहाँ डेटा पे जाना है, और डेटा पे जाएंगे तो एक यहाँ पे इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ हम सर्च करेंगे, आज हम वीडियो गेम सेल्स के डेटा पे सर्च करने वाले हैं। तो वीडियो गेम सेल्स नाम का एक डेटा सेट है, उस पर हम काम करने वाले हैं। तो आप देखेंगे मैं यहाँ हम लिख देते हैं पहले कि वीडियो गेम्स सेल्स। तो इस तरह मैंने लिखने के बाद यहाँ पे कुछ सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये वीडियो गेम सेल्स की सर्च रिजल्ट्स है। तो ये वाली जो है, ये रेडिश कलर की आपको आइकॉन दिख रही है ना, तो ये इस डेटा सेट पे आज हम काम करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो इससे ये डेटा सेट के बारे में जो भी है रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो वो सब पेज खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वीडियो गेम सेल्स एनालाइज सेल्स डेटा फ्रॉम मोर देन 16,500 गेम। तो 16,500 गेम्स का डेटा इसमें ये डेटा सेट में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो क्या क्या इसमें कॉलम्स है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। vgsales.csv ये फाइल हमें लगेगी, ये 1.29 MB की फाइल है। तो यहाँ पे ये फाइल है, इसको डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इसमें इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे इस फाइल में 11 कॉलम्स है। बाद में रिकॉर्ड्स अगर आपको देखने हैं तो देखिए इस तरह के रिकॉर्ड्स इसमें है। कि पहला है आपका जिसका नाम है वी स्पोर्ट WII स्पोर्ट्स, प्लेटफॉर्म WII, ईयर है 2006। तो ऐसा ये 11 कॉलम्स है इसमें, और कुछ 16,000 रोज है। तो इसको मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड करने के लिए मुझे यहाँ क्लिक करनी है, तो ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। चाहिए रजिस्टर साइन इन करने को बोल रहा है, तो मैं साइन इन कर देता हूँ मेरे गूगल अकाउंट से। ये मैंने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लिया। तो देखिए अभी हम इस पेज पे है, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ये डाउनलोड। चलो इसे ओपन नहीं करते, एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर करता हूँ, और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे अपना एक फोल्डर किया था मशीन लर्निंग नाम से, तो इस फोल्डर में मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो अब क्या करते हैं, अब हम आ गए हैं हमारी जुपिटर नोटबुक पे, और डेटा सेट को अब हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट pandas as pd। तो ये क्या है, pandas एक लाइब्रेरी है, और इस pandas लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एज अ pd। तो pd में जो लिख रहा हूँ एक शॉर्टकट लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, जैसे कि जब भी मुझे pandas लाइब्रेरी को यूज करना है तो मुझे पूरा pandas ना लिखना पड़े, मैं pd लिख के अपना काम चला लूंगा। तो ठीक है, तो अब हम
इसे डेटा को इंपोर्ट जो करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ pd डॉट, मैं हमें रीड करना है वो CSV फाइल जो हमने डाउनलोड की, तो pd डॉट रीड CSV और फिर इसे ब्रैकेट देके मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ। फाइल का नाम मैं इस तरह देता हूँ कि फाइल का हमारा नाम है vgsales.csv, ठीक है, vgsales.csv इस तरह हम नाम दे देते हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ df नाम से और इसे ये असाइन कर देता हूँ कि df इज इक्वल टू दिस, और फिर मैं df को देखना चाहता हूँ कि df में है क्या। तो देखिए मैंने एक सिंपल सा ले लिया, सिंपल से यहाँ पे लिखा है कि df एक ऑब्जेक्ट लिया और ये डेटा फ्रेम ऐसा है df इज इक्वल टू, और ये pd डॉट रीड CSV, ये मैंने फाइल अपने फाइल का नाम दिया और यहाँ पे df लिखा। तो इसे मैं अगर रन करूंगा तो आप देख पाओगे, तो ये आ गया हमारा आउटपुट। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है कि ये जो vgsales.csv फाइल है ना, इसका कंटेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसमें रैंक नाम से एक कॉलम है, उसके बाद नेम नाम से कॉलम है, प्लेटफॉर्म, ईयर, जेनर, पब्लिशर, NA सेल्स, EU सेल्स, JP सेल्स, अदर सेल्स, ग्लोबल सेल्स, ऐसे कुछ 11 कॉलम्स है यहाँ पे और 16,598 रोज है, 16,598 रोज है। तो वो ये सारा डेटा यहाँ पे वो दिखा रहा है। जैसे कि देखो रैंक है 1, पहले रिकॉर्ड का रैंक है 1, नेम है WII स्पोर्ट्स, प्लेटफॉर्म है WII, ईयर है 2006, तो इस तरह डेटा यहाँ पे है। अब हमारी ये जो फाइल थी vgsales, ये फाइल हमने उसी फोल्डर में रखी जहाँ पे हमारी हेलो नाम की जो जुपिटर नोटबुक की फाइल है। तो हमें यहाँ पे जब हमने यहाँ पे अपना CSV का पाथ दिया तो वहाँ पे मुझे कुछ और लिखना नहीं पड़ा, डायरेक्टली मैंने फाइल का नाम लिखा और वो फाइल यहाँ पे आ गई। तो अब मैं आपको इस पूरे डेटा सेट की शेप के बारे में बताता हूँ कि इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। ये अगर आपको देखना है तो आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल सा है कि df डॉट आपको लिखना होता है शेप। जब आप इस तरह लिखोगे और इसे रन करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा कि देखिए इसमें इतने सारे रोज है, 16,598 और 11 कॉलम्स है। अब हम एक नई सेल को यहाँ ले लेते हैं जिसमें आपको डेटा फ्रेम की एक और मेथड बताता हूँ जो है डिस्क्राइब मेथड। तो मैं यहाँ पे df डॉट डिस्क्राइब लिख देता हूँ। तो आप जब डिस्क्राइब को देखेंगे तो ये क्या करेगा, मैं इस पर रन कर देता हूँ। तो देखिए इसने इस हमारा जो भी डेटा सेट है ना उसे डिस्क्राइब कर लिया। तो डिस्क्राइब मतलब क्या कि उसने वो जो पूरा डेटा सेट है तो उसके देखो ये रैंक नाम का उसमें कॉलम है बराबर, तो यहाँ पे काउंट दे दिया कि कितना काउंट है उसका 16,598। ईयर है तो ईयर का काउंट दिया, NSLs में कॉलम में कितनी वैल्यूज है उसका काउंट दिया। तो देखिए यहाँ पे हर एक से कॉलम में 16,598 दिख रहा है, लेकिन यहाँ ईयर कॉलम में 16,327 डेटा दिख रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ तो डेटा मिसिंग है। जैसे यहाँ 16,598 है, हर एक में 16,598 है, लेकिन ईयर में 16,327 है। मतलब कुछ कॉलम्स कुछ रोज में कुछ डेटा मिसिंग है। तो जब भी हम डेटा पे प्रोसेस करते हैं या फिर कुछ काम करना होता है जिससे कि हमें हमारा मॉडल एक्यूरेट रिजल्ट दे, तो हमें वो जो मिसिंग वैल्यूज होती है ना उस पे काम करना होता है। एक तो उसको उस डेटा को कुछ ना कुछ एक तो उस डेटा को हमें रिप्लेस करना होता है किसी और डेटा के साथ, या फिर कुछ अरेंजमेंट करनी होती है। तो ये हम बाद में देखेंगे। जैसे दूसरा है यहाँ पे मीन वैल्यू बता रहा है, अरे कि रैंक के कॉलम में जितनी वैल्यूज है उनकी मीन वैल्यू इतनी है, ईयर के कॉलम में जितनी वैल्यूज है उनकी मीन वैल्यू 2006 है। तो इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा, मिनिमम वैल्यू क्या है वो बताएगा, ये कुछ मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो बताएगा। तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरा आपको यहाँ पे दिखा देता है डिस्क्राइब से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्क्राइब से हमारे पास पूरी डिटेल्स आ जाती है, जैसे कि हमारे डेटा के बारे में एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ डिस्क्राइब मेथड से देख सकते हैं। एक और मेथड आपको बताता हूँ, df डॉट
वैल्यूज। जब आप df.values को रन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि देखिए एक अरे यहाँ पे दिख रहा है, और अरे में ये जो पहला आप देख रहे हो ना 1 WII sports WII, तो ये हमारी है पहली रो। ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो गई हमारी दूसरी रो, फिर तीसरी रो, चौथी रो। तो हर एक इस तरह हर एक रो को उसने एक लिस्ट में, पाइथन की लिस्ट में लिखा है, और फिर उस लिस्ट को उसने अरे में आपको दिखाया है। तो वैल्यूज में ये आप एक एक रो वाइज डेटा को देख सकते हो। अब अगर आपको कमेंट लिखनी है या किसी लाइन को कमेंट करना है तो आपको प्रेस करना होता है Ctrl+/। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट, और फिर यहाँ पे Ctrl/ करता हूँ। देखिए तो ये कमेंट बन गई। तो कमेंट जो है वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन आपको समझने के लिए आप इसमें कमेंट इस तरह दे सकते हैं। अगर हमें किसी सेल को डिलीट करना है तो सेल में क्लिक करना है और फिर एस्केप बटन को प्रेस करना है। जैसे आप एस्केप बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर था वो ब्लू बन जाएगा, और अब ब्लू बनने के बाद आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड पे जाना है और डी बटन को 2 बार प्रेस करना है, तो आपकी वो सेल डिलीट हो जाएगी। हेलो गाइस, तो अब तक का ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, स्पेशली डेवलपमेंट रिलेटेड ट्यूटोरियल्स करता हूँ। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी इस मेहनत को एक लाइक जरूर दे देना। आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का मशीन लर्निंग पे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे ट्यूटोरियल। आज हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करने वाले। मान के चलते हैं कि हमारा एक ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर है। जब कोई यूजर साइन अप करेगा तो हम उन्हें एज और जेंडर पूछेंगे, और फिर उनकी प्रोफाइल के हिसाब से उन्हें अलग अलग म्यूजिक एल्बम रिकमेंड करेंगे जो वो लोग बाय कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम मशीन लर्निंग का यूज करेंगे, जिससे हम अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे। इसके लिए हम बनाएंगे एक मॉडल जिसमें होगा कुछ सैंपल डेटा जो कि होगा हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स का। हमारा मॉडल पैटर्न्स को सीखेगा और फिर हम हमारी मॉडल को प्रेडिक्ट करने को बोलेंगे। जैसे कि हेलो, ये एक ऐसी प्रोफाइल है जिसका एज ये है और जेंडर ये है, तो इनके लिए अच्छा सा म्यूजिक का सुझाव दे। और फिर हमारा मॉडल उस इनपुट के बेस पर प्रेडिक्शन देगा, और फिर उसके बेस पर हम हमारे कस्टमर को म्यूजिक रिकमेंड करेंगे। तो ये है आज का हमारा प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने सीखा, हमारा पहला स्टेप होता है इंपोर्टिंग द डेटा। दूसरा स्टेप होता है क्लीन द डेटा, उस डेटा को क्लीन करना। फिर तीसरा स्टेप हम देखते हैं कि स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। हमने जो भी डेटा इंपोर्ट किया उसे हमें क्लीन करना होता है, और क्लीन करने के बाद उस डेटा को हमें 2 हिस्सों में बांटना होता है। जैसे कि एक होगा हमारा 80% का डेटा जो होगा वो ट्रेनिंग डेटा होगा, और फिर 20% का डेटा जो रहेगा वो हमारा टेस्टिंग डेटा रहेगा। अब इसके बाद हमारा चौथा स्टेप होता है क्रिएटिंग अ मॉडल। तो अब हमें उस डेटा के साथ एक मॉडल को क्रिएट करना होता है। तो जब मॉडल क्रिएट हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा डेटा उस मॉडल को देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि मेक प्रेडिक्शन। तो डेटा हम मॉडल को देंगे और फिर मॉडल प्रेडिक्ट करता है। अब जब मॉडल प्रेडिक्ट करेगा तो ऐसा नहीं होता कि हर बार रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो 100% एक्यूरेट हो। तो आपको वो देखना है कि ये रिजल्ट आपका कितना एक्यूरेट आता है। अगर आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा है तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अच्छा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होता है, ये जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि इवैल्यूएट एंड इम्प्रूव। तो आपको उस पे आपने जो भी एल्गोरिदम यूज किया है तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हम कुछ और एल्गोरिदम यूज करके इसका जो एक्यूरेसी लेवल है इसे बढ़ा सकते हैं क्या। तो वो देखना होता है, फिर रिजल्ट को इम्प्रूव करना होता है। तो ये सारे स्टेप्स हमने पहले देखे हैं, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला स्टेप आज का, इंपोर्टिंग द डेटा। तो मैंने एक जनरल CSV फाइल बनाई है, तो डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये कोई रियल डेटा नहीं है, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसे बनाया हुआ है। तो हमारे पास
मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स है, एज, जेंडर और जॉनर। एज, जेंडर और जॉनर। तो इसमें कैसा है कि अगर जेंडर 1 है तो इसका मतलब है मेल, और जेंडर अगर 0 है तो इसका मतलब है फीमेल। तो एज अगर 20 से लेकर 25 तक है तो ऐसे लोगों को हिप हॉप पसंद है, और एज अगर 26 से लेकर 30 तक है तो ऐसे मेल्स को जैज म्यूजिक पसंद है। 31 से लेके 37 तक, या पर हम बोल सकते हैं 31 ऑनवर्ड्स, 31st ऑनवर्ड्स जो भी लोग हैं इन्हें क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। तो ये हो गया मेल्स के बारे में। अब फीमेल के बारे में देखते हैं कि जो फीमेल्स 20 से लेके 25 तक है इन्हें डांस जॉनर पसंद है, 26 से लेके 30 तक अकॉस्टिक पसंद है, और फिर 31 से आगे जो लोग हैं जो फीमेल है उन्हें क्लासिकल पसंद है। ठीक है, तो ये एक सैंपल डेटा हमने बनाया है जो कि एक सैंपल है, जो कोई रियल डेटा नहीं है। ठीक है, तो हम इसे डाउनलोड करते हैं जहाँ हमारी नोटबुक है। तो हम आ गए हैं हमारे जुपिटर नोटबुक पे। हमारा पहला स्टेप होता है इंपोर्ट डेटा। तो चलो डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मुझे इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडाज एज, मैं एक शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ पीडी। फिर जैसे कि हमें वो जो डेटा इंपोर्ट करना है वो क्या है, पीडी में हमने कैसे रीड सीएसवी फाइल है तो उसे रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ता है read_csv, और फिर देना होता है उसका पाथ, उसका नाम। तो हमने नाम जो दिया है वो है music.csv। तो मैंने ये फाइल को ऐसे नाम दे दिया, और फिर इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इसे सेव यहाँ पे रख देता हूँ और फिर इस वेरिएबल को कॉल करता हूँ। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे मैं रन करके देखता हूँ। देखिए, तो ये जो है ये हमारा CSV फाइल था, ये हमारा डेटा है। सही है ना। तो ये जो डेटा है, तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि है एज 20, जेंडर 1 है तो मतलब मेल है, 0 है तो इसका मतलब है फीमेल है, और जॉनर यहाँ पे उस एज के हिसाब से वो डेटा हमने दिया हुआ है। जैसे कि 20 से लेके 25 तक अगर एज है और वो मेल है तो उसे हिप हॉप पसंद है, 26 से लेके 30 तक एज है और मेल है तो उसे जैज पसंद है, 31 से आगे है तो उसे क्लासिकल पसंद है। वैसे ही फीमेल के बारे में लिखा है 20 से लेके 25 तक है और वो फीमेल है तो उन्हें डांस जॉनर पसंद है, 26 ऑनवर्ड्स अप टू 30 है तो उसे अकॉस्टिक पसंद है, और फिर 31 से ऑनवर्ड है तो क्लासिकल पसंद है। एक ऐसा हमारा सैंपल डेटा हमने बनाया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, अब हमारा सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है क्लीनिंग द डेटा। ठीक है, तो डेटा को क्लीन करना पड़ता है। तो अभी देखिए इस डेटा में तो हमारे पास सारी जगहों पे सारे सेल्स में वैल्यूज नजर आ रही है, तो कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, कोई डुप्लीकेसी नहीं है, डुप्लीकेट डेटा है नहीं। तो ये क्योंकि ये तो हमने बनाया हुआ डेटा है तो इसमें तो अभी कोई डेटा को क्लीन करने की जरूरत है नहीं। पर हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को 2 हिस्सों में बांट देंगे, जिसमें से फर्स्ट 2 जो कॉलम है एज और जेंडर ये बनेंगे हमारा इनपुट सेट, और ये जो जॉनर है ये बनेगा हमारा आउटपुट सेट। तो हम मॉडल को 2 सेट देंगे, इनपुट सेट और आउटपुट सेट। तो हम अपने मॉडल को बताएंगे कि जैसे अगर यूजर 20 साल का है और मेल है तो उसे हिप हॉप पसंद है। एक बार हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया ना, तो फिर हम उसे न्यू इनपुट सेट देंगे और उस पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये डेटा देख के हम उसे ट्रेन करेंगे कि 20 साल है, मेल है तो उसे हिप हॉप पसंद है, 23 साल है, मेल है तो हिप हॉप पसंद है। और फिर जब इसको ट्रेन करेंगे ये डेटा के साथ, तो फिर हम इसे पूछेंगे कि अगर मेल है और उसकी एज 21 या 22 है तो उसे कौन सा जॉनर पसंद होगा। तो ये डेटा के हिसाब से इसको लर्न करके हमारा मॉडल हमें कुछ ये आंसर दे देगा। तो अभी अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अगर वो 21 का है तो यहाँ से देखिए 21 रहेगा, तो हमारा मॉडल हमें बताना चाहिए कि वो हिप हॉप को पसंद करता है। ठीक है, वो देखते हैं हम कि वो कैसे काम करेगा या फिर उसे कैसे करना है। तो अभी क्या करते हैं, अभी तो पहले तो हमारा स्टेप है, हमें क्या करना है कि हमें ये जो डेटा है इसको 2 हिस्सों में बांटना है। जैसे कि एज और जेंडर को ये बनेगा हमारा इनपुट सेट और जॉनर के कॉलम से बनेगा हमारा आउटपुट सेट। तो ये जो होता है ना,
इसे एक ये जो हमारा म्यूजिक डेटा है, अभी ये जो CSV फाइल है या फिर डेटा है, तो डेटा को हिस्सों में बांटने के लिए एक या फिर किसी कॉलम को हटाना है या कॉलम को कॉलम के हिसाब से हम अभी इसमें ये करने वाले हैं ना, इसको सेपरेट करने वाले। तो देखिए ये हमारा जो डेटा है इसमें एज, जेंडर और जॉनर 3 कॉलम है। तो हमें क्या चाहिए, एज और जेंडर चाहिए, तो जॉनर हमें ड्रॉप करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा के साथ यहाँ पे मैं ड्रॉप लगा देता हूँ और ड्रॉप में मैं बता देता हूँ उसको कि मुझे कौन से कॉलम्स को ड्रॉप करना है। तो मैं यहाँ पे कॉलम को ड्रॉप करता हूँ हमारे जॉनर वाले, ठीक है। ये जॉनर वाले कॉलम को मैं ड्रॉप कर देता हूँ और फिर इसे मैं रखता हूँ एक्स में, और फिर मैं एक्स को आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैंने जॉनर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जॉनर को ड्रॉप किया तो ये मुझे एक्स नाम से एक नया डेटा सेट बन गया है। तो इससे हमारा जो म्यूजिक डेटा जो था, जो ओरिजिनल डेटा सेट है, उसको कुछ भी music.csv उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने एक्स नाम से एक नया डेटा सेट बनाया जिसमें 2 कॉलम है। अब ऐसे ही मुझे एक और डेटा सेट बनाना है जिसमें मुझे सिर्फ आउटपुट सेट चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ जॉनर नाम का जो कॉलम है वो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एक ये बना देता हूँ, जो हमारा म्यूजिक डेटा था तो उसमें मुझे सिर्फ जॉनर चाहिए, बराबर ना। तो म्यूजिक, मेरा जो म्यूजिक डेटा है उसमें मुझे सिर्फ जॉनर चाहिए। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये जॉनर जो है ये मुझे चाहिए, और इसके लिए मैं इसे y में डाल देता हूँ और फिर मैं y को कर देता हूँ, इसे x को हटा देता हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ, एक जॉनर नाम से एक दूसरा मैं टेबल को बना देता हूँ। देखिए तो ये वाला जो बन गया, ये हमारा दूसरा डेटा सेट बन गया जो कि y नाम से है। तो x नाम से जो डेटा सेट है उसमें मेरे पहले 2 कॉलम है, और y नाम से जो डेटा सेट है उसमें मेरा ये आउटपुट सेट का जो ये तीसरा कॉलम था जॉनर का, तो ये है। तो इस तरह हमने हमारे डेटा को 2 हिस्सों में बांट लिया, एक इनपुट सेट रहेगा और एक आउटपुट सेट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है लर्निंग एंड प्रेडिक्शन। अब इसके लिए हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करना है। वैसे तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, अगर आप चाहते हो कि मैं सारे एल्गोरिदम्स पे वीडियो बनाऊं तो आपको बस एक कमेंट कर देना ही नीचे। आज हम डिसीजन ट्री को यूज करेंगे। डिसीजन ट्री एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो हमें scikit-learn लाइब्रेरी से मिल जाएगा। तो हम इंपोर्ट करेंगे डिसीजन ट्री क्लासीफायर को यहाँ पे। तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए फ्रॉम, मैं उस लाइब्रेरी का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, scikit-learn का नाम sklearn .tree, और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे अपना एक क्लास दे देता हूँ मैं यहाँ पे, डिसीजन ट्री क्लासीफायर को, ठीक है, ये क्लास है। तो इस क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे scikit-learn की लाइब्रेरी से जो कि डिसीजन ट्री एल्गोरिदम यूज करता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये y को मुझे अब डिस्प्ले नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक ये जो मेरा क्लास है इसे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को दे देता हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे मॉडल नाम से, और फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं ये वाला मेरा क्लास दे देता हूँ, ठीक है, क्लासीफायर। और अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसे इस मॉडल को फिट कर देते हैं और अपने इनपुट्स के साथ, जैसे कि मैंने x और y दे दिया था, ठीक है। तो x और y मैंने यहाँ पे दे दिया था, तो इस तरह मॉडल को फिट किया जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ हमारा जो ओरिजिनल जो ये था ना, ओरिजिनल जो हमारा डेटा था, तो उसे मैं दिखा देता हूँ, जो कि म्यूजिक डेटा था, ठीक है ना, म्यूजिक डेटा। ये म्यूजिक डेटा एक बार आप देख लो पहले कि क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये नहीं दिया है, ठीक है। तो मॉडल डिसीजन ट्री क्लासीफायर मॉडल फिट कर देते हैं इसको, और फिर म्यूजिक डेटा को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा जो ओरिजिनल डेटा सेट है ये है। तो इसमें देखिए जैसे कि मैंने कहा कि 20 से लेके 25 तक अगर वो मेल है तो उसे हिप हॉप पसंद है। तो देखिए यहाँ सिर्फ 3 सैंपल्स है, 20, 23 और 25। तो अगर हम अपने मॉडल को पूछेंगे कि 21 एज है और वो मेल है, तो उसे
क्या पसंद रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा मॉडल ने आंसर क्या देना चाहिए कि उसे हिप हॉप पसंद है। वैसे ही अगर फीमेल के बारे में देखेंगे तो देखिए यहाँ से 20 से लेके 25 तक तीन तीन हमारे पास सैंपल्स है। तो वो बता रहा है कि अगर 20 से लेके 25 तक और वो फीमेल है, एज 20 से लेके 25 है और फीमेल है, तो डांस जॉनर पसंद है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हमने पूछा कि अगर एज 22 है और फीमेल है तो उसे क्या पसंद है, तो हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल क्या आंसर देना चाहिए कि डांस। तो देखते हैं क्या होता है। तो क्या करते हैं हम, इन एजम्पशंस के साथ एक मॉडल जो हमें एक्सपेक्टेड है वही आंसर दे, तो हम पूछेंगे इस मॉडल को हमारे सवाल। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये म्यूजिक डेटा को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसे प्रेडिक्शन के लिए पूछते हैं। तो प्रेडिक्शन के लिए पूछने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होता है। मैं क्या करता हूँ, मॉडल जो है हमारा, तो उसे प्रेडिक्ट करने को बोलता हूँ। तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। और फिर क्या प्रेडिक्ट करने को बोलेंगे, एक ये देते हैं कि 21 साल है और मेल है, ठीक है। तो इनपुट सेट में हमारा एज और जेंडर है ना, तो मैं वो दे देता हूँ कि 21 साल अगर उसकी उम्र है और वो मेल है तो क्या रहेगा। और इसके साथ साथ मैं एक और उसे पूछ लेता हूँ कि अगर लड़की जो 22 साल की है और मतलब 22 साल उम्र है और फीमेल है, तो मुझे बता कि क्या होगा, ठीक है। और इसे हम एक इसमें रख देते हैं, प्रेडिक्शन नाम से करता हूँ इसमें। और फिर यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन को देखते हैं हम इसका आउटपुट हमें ये क्या देता है, ठीक है। तो इसे मैं करता हूँ रन। तो देखिए यहाँ पे उसने दे दिया कि 21 साल और अगर मेल है तो उसे हिप हॉप पसंद है, और 22 साल और फीमेल है तो उसे डांस पसंद है। तो देखा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने प्रेडिक्ट तो कर दिया, पर इतना भी आसान नहीं होता है। हमें देखना पड़ेगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेटिंग द एक्यूरेसी। तो इस सेक्शन में देखेंगे कि किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी को कैसे मेजर करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले करना पड़ेगा अपने डेटा सेट को स्प्लिट। एक होगा हमारा ट्रेनिंग डेटा और दूसरा होगा हमारा टेस्टिंग डेटा। तो अभी तो हम पूरा डेटा पास कर रहे थे मॉडल को। देखिए यहाँ पे मॉडल फिट एक्स और वाई, तो हम पूरा डेटा मॉडल को पास कर रहे थे। तो कैसे होता है, अभी तो हम पूरा डेटा पास कर रहे थे मॉडल को, जो कि सही नहीं है किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, डेटा को स्प्लिट कर लेंगे और फिर हमारा पूरा टेस्ट डेटा मॉडल को देंगे, ना कि एक या दो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए एक डेटा दिया था, एक डेटा है ये 21 और मेल 22 और फीमेल। तो ऐसे एक और दो डेटा नहीं देंगे, पूरा टेस्टिंग डेटा देंगे मॉडल को, और वो हमें रिजल्ट दे देगा, जो कि उससे हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को पता कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है। कुछ फंक्शंस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं एक फंक्शन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sklearn डॉट मॉडल को हम इंपोर्ट करेंगे, जो होगा मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम और एक फंक्शन दे देते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। तो इससे हम हमारे डेटा को स्प्लिट कर पाएंगे, कि इसको यूज करेंगे तो हम अपने डेटा को स्प्लिट कर पाएंगे। तो ये जो x और y लिखा है, तो यहाँ बस इसके नीचे हम यहाँ पे हमारे उस फंक्शन को ले लेते हैं जो कि हमने इंपोर्ट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो इससे मैं यहाँ ले लेता हूँ और फिर इससे हम देंगे कुछ आर्ग्यूमेंट्स। तो हम 3 आर्ग्यूमेंट्स इसको देंगे, जो कि पहले तो x देंगे, फिर y देंगे, और फिर हम देंगे एक अपने टेस्ट डेटा का साइज दे देंगे। तो मैं इसे लिख देता हूँ टेस्ट अंडरस्कोर साइज, और वो देंगे हम 20%। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
0.2, तो हमने 20% डेटा टेस्टिंग के लिए एलोकेट कर दिया। तो ये फंक्शन एक टपल के रूप में हमें रिजल्ट देगा। तो हम इसे 4 वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो 4 वेरिएबल में स्टोर करते हैं हम इसे, उनको नाम हम ऐसे देते हैं कि x जो रहेगा तो x अंडरस्कोर ट्रेन दे देते हैं इसको नाम। दूसरा देते हैं y अंडरस्कोर ट्रेन। आपको x और y तो मालूम है, हमने x और y ऐसे डेटा को स्प्लिट किया था, इनपुट डेटा सेट और आउटपुट डेटा सेट जैसा। तो x डॉट ट्रेन y डॉट ट्रेन दे देते, फिर x अंडरस्कोर टेस्ट दे देते और फिर y अंडरस्कोर टेस्ट। ये चारों में इसको सेव कर देते हैं। तो होगा क्या, ये जो x अंडरस्कोर ट्रेन है और y अंडरस्कोर ट्रेन है, तो ये इनपुट डेटा का ट्रेनिंग डेटा रहेगा, ये आउटपुट का ट्रेनिंग डेटा रहेगा। ये x डॉट टेस्ट मतलब इनपुट का टेस्ट डेटा और y अंडरस्कोर टेस्ट में आउटपुट का टेस्ट डेटा। ठीक है, तो मैंने 4 अलग अलग वेरिएबल्स में इसको हम स्टोर कर लेंगे। तो पहले 2 जो वेरिएबल है ये इनपुट सेट के लिए है, ठीक है, और दूसरे जो और टेस्टिंग के लिए है। मतलब तो पहले दो वेरिएबल इनपुट सेट के लिए है। इसको हम ना इस तरह लिखते हैं x अंडरस्कोर ट्रेन, फिर ये x अंडरस्कोर टेस्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या होगा कि ये इनपुट के लिए एक साइड में आ जाएगा और फिर आउटपुट के लिए तो फिर y अंडरस्कोर ट्रेन y अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, तो ये जो 2 वेरिएबल है ये इनपुट सेट के लिए है जो कि ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए, और दूसरे जो 2 है ये आउटपुट सेट के लिए है जो कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए है। अब पूरा डेटा को पास करने के बजाय हम पास करेंगे यहाँ पे मॉडल डॉट फिट में, हम जहाँ पे पास कर रहे हैं तो यहाँ हम पास करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को, ये लाइन को ना यहाँ से यहाँ डाल देता हूँ ऊपर। ठीक है, फिट करने से, मॉडल को फिट करने से पहले यहाँ पे हम इसे डाल देते हैं और फिर यहाँ दे देता हूँ मैं इसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ, x अंडरस्कोर ट्रेन और एक करता हूँ y अंडरस्कोर ट्रेन। तो ये ट्रेनिंग डेटा में इसको दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो हम पास करेंगे प्रेडिक्शन और फिर यहाँ हम पास करते हैं, यहाँ ये इन्हें नहीं देंगे ना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास करते हैं हमारा टेस्टिंग डेटा। तो जो भी हम 20% का टेस्ट डेटा देंगे ना, तो ये टेस्ट डेटा हम इसे दे देते हैं। तो इससे होगा क्या कि एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए अब इससे जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम कंपेयर करेंगे हमारे y अंडरस्कोर टेस्ट के साथ। तो y अंडरस्कोर टेस्ट वाला जो डेटा है वो हमारे पास रहेगा। देखिए, तो y अंडरस्कोर टेस्ट जो डेटा रहेगा उसके साथ हम हमारा इस रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। तो बहुत इजी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक फंक्शन को इंपोर्ट करना होता है। तो फंक्शन को हम इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ मैं एक फंक्शन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि फ्रॉम मैं लिखता हूँ एसके लर्न मैट्रिक्स को हम ये करेंगे, आज यूज करेंगे। तो मैट्रिक्स और फिर उसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा मेरा एक एक्यूरेसी स्कोर करके फंक्शन रहेगा, एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। ठीक है, और इस एक्यूरेसी स्कोर को मैं लेके चलता हूँ अपने एंड में, जैसे कि यहाँ पे हम इसको डाल देंगे एक्यूरेसी स्कोर को, और फिर ये एक्यूरेसी स्कोर को हम क्या देंगे, कुछ पैरामीटर्स देंगे जो कि y अंडरस्कोर टेस्ट होगा और एक रहेगा हमारा कंपेयर करेंगे ना। तो हम इस प्रेडिक्शन में जो रिजल्ट आएगा ना, इसको कंपेयर करेंगे हमारे y अंडरस्कोर टेस्ट के साथ। तो इससे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, स्कोर नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ और फिर ये स्कोर वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अभी क्या होगा, ये प्रेडिक्शन को हम कॉल नहीं करते, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अभी इसका रिजल्ट जब हम देखेंगे ना, तो ये एक एक्यूरेसी स्कोर देगा जो कि रहेगा 0 और 1 के बीच। 0 मतलब 0% और 1 मतलब 100%। तो देखते हैं कि इसका एक्यूरेसी स्कोर पहले कितना आता है। इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ से,
तो देखिए इसका एक्यूरेसी स्कोर आया 100%। पर अभी मैं एक और मजेदार बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि देखिए ये हमारा सेल है, इसको हमने ये मॉडल है, इस मॉडल को डेटा दिया, डेटा में टेस्टिंग डेटा है हमारा 20%, ट्रेनिंग डेटा है 80%, 80% डेटा पे उसने ट्रेन किया है, और हर बार उस हमारी जो डेटा है उसमें से 20% डेटा को ये टेस्टिंग के लिए रखता है, और फिर उस टेस्टिंग के डेटा के साथ हमारा जो प्रेडिक्शन आया उसको वो ये करेगा, कंपेयर करके उसके साथ एक्यूरेसी स्कोर को कैलकुलेट करता है। बट ये 20% डेटा जो है, अभी मैं इसको अगर एक और बार रन करूँ ना, तो देखिए कंट्रोल और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए अभी आपका एक्यूरेसी कितना दिखा रहा है, 50%। क्यों? क्योंकि अब की बार जो 20% डेटा हमारे मॉडल को मिला है ना, टेस्ट साइज टेस्टिंग डेटा, तो वो हमारे पूरे डेटा में से एक अलग 20% डेटा मिला, क्योंकि हर बार ये 20% डेटा जब लेता है तो अपने हिसाब से वहां से 20% डेटा उठा रहा है। तो जब हर बार ये 20% डेटा उठाएगा तो हर एक बार जब हम इसे रन करेंगे तो हमें हो सकता है कि अलग अलग एक्यूरेसी मिले। तो देखिए अभी 100% मिल रहा है, मैं इसे वापस एक बार रन करके देखता हूँ, तो 100% मिला, वापस एक बार देखिए 50% मिला। तो ये सारा डिपेंड है इस पे कि 20% डेटा में से कौन सा। और अभी कैसा है कि हमने जो डेटा लिया है उसमें बहुत छोटा सा डेटा है, तो जब ये डेटा का साइज, डेटा सेट में हमारे कितने रोज रहेंगे, बहुत कम रोज है, तो ये बहुत मिलियंस में जब रिकॉर्ड्स रहेंगे ना, तो उस पे जब काम करेगा तो एक परफेक्ट एक्यूरेसी मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि डॉग है, कैट है, तो ये इमेजेस में अगर आपको ढूंढना है तो कैसे करेंगे, तो अगर इसकी मिलियंस ऑफ इमेजेस रहेंगी, उसके साथ हॉर्स भी था, तो हॉर्स की मिलियंस ऑफ इमेजेस रहेगी, तो उस इमेजेस पे जब काम करके उसे एक प्रेडिक्शन मिलेगा, तो फिर वो एक्यूरेसी जब होगी ना, जब डेटा की साइज बहुत बड़ी रहेगी, तो ह्यूज डेटा पे जब काम करेंगे तो एक्यूरेसी लेवल भी आपको अच्छे से मिल जाएगी। जैसे कि देखिए अब एक और बात करते हैं हम, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 30% डेटा टेस्टिंग के लिए देता हूँ, और फिर यहाँ इसे मैं रन करके देखता हूँ, तो देखिए 66% एक्यूरेसी दे रहा है। एक और अभी दिखाता हूँ, 80% में इसके टेस्टिंग के लिए देता हूँ, 20% ट्रेनिंग के लिए, तो क्या होगा, तो देखिए बाप रे बाप, फिर तो 20% एक्यूरेसी, ये बहुत ही गंदा रिजल्ट है। तो मैं वापस इसे 20% कर देता हूँ। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि अगर डेटा सेट आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उस पर आप काम करते हो, उस पर अपने मॉडल को ट्रेन करते हो और फिर टेस्टिंग के लिए देते हो, तो फिर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी आ सकती है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको अब तक के वीडियोस में अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी लगी हो तो मेरे पाइथन की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर सुनिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट करिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। मेरा हौसला बढ़ाए रखने के लिए, मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।